एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। जैसा कि थंबनेल से आपको पता है, आज के इस वीडियो में हम एमपीपीएससी के बारे में बात करने वाले हैं। हम इस वीडियो में जानेंगे कि एमपीपीएससी क्या होता है, इसके लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इसके लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, उसका सिलेबस पर भी हम सरसरी निगाहों से देखेंगे उसको। साथ ही हम बात करेंगे कि एमपीपीएससी से हमें कौन कौन से पद प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये जो वीडियो है, ये पूरा वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जो फ्यूचर में अपना करियर प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत देखते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। साथ ही जिन स्टूडेंट ने क्लास 12 अभी पास की है और वो एमपीपीएससी के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं और ये समझना चाहते हैं कि वह एमपीपीएससी की तैयारी किस तरीके से करें, उनके लिए भी इस वीडियो में महत्वपूर्ण जानकारी है। इस वीडियो के पश्चात हम एक और वीडियो लाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि एमपीपीएससी की तैयारी 12वीं के बाद किस तरीके से करें ताकि आप आसानी से इस एग्ज़ाम को फाइट कर सकें। ठीक है, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं एमपीपीएससी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने का। देखो फ्रेंड, एमपीपीएससी जिसका पूरा नाम है मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, ओके, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। ये क्या है? एमपीपीएससी क्या है? ये एक संस्था है। क्या है? एक संस्था है। अब ये जो एमपीपीएससी एक संस्था है, ये एक विशेष एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। ओके, ये एक संस्था है और एक विशेष एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है जिसके द्वारा ये प्रशासनिक पदों पर क्या करती है? भर्ती करती है। क्या कहा मैंने कि जो एमपीपीएससी है, जिसका पूरा नाम है मध्य प्रदेश लोक सर्विस कमीशन या मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। ओके, ये एक आधिकारिक संस्था है जो मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत अपनी सेवाएं देने वाले विभिन्न प्रशासनिक पदों जैसे कि डीसी, नायब तहसीलदार, एसडीएम, एसपी, इन सब के सिविल जो सेवाएं हैं उनकी भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित कराती है। और जो ये एमपीपीएससी जिस परीक्षा के बारे में हम बात करने वाले हैं उसको कहते हैं मध्य प्रदेश राज्य सिविल सेवा परीक्षा। ओके, लेकिन ज़्यादातर लोग या कहते हैं सभी मैक्सिमम इसे इस नाम से न कहकर सीधा सीधा कहते हैं एमपीपीएससी की एग्ज़ाम। ठीक है, तो हम इस पूरे वीडियो में यही करेंगे, मध्य प्रदेश राज्य सिविल सेवा परीक्षा के स्थान पर एमपीपीएससी शब्द का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि मैक्सिमम इसी चीज़ से हम अच्छे से समझ पाएंगे। इतना आपको समझ आया कि एमपीपीएससी क्या है? एमपीपीएससी एक संस्था है जो प्रशासनिक सेवा किससे जुड़े जितने भी पद हैं उनके लिए एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। उस एग्ज़ाम को कहते हैं मध्य प्रदेश राज्य सिविल सेवा परीक्षा। ओके, ठीक है, अब समझते हैं कि ये जो एग्ज़ाम है ये इसकी क्या योग्यता है। यानी कि मध्य प्रदेश सिविल सेवा परीक्षा एमपीपीएससी एग्ज़ाम कौन दे सकता है, उसके अंदर क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो इस एग्ज़ाम के लिए जो सबसे पहली योग्यता होनी चाहिए वो यह है कि आप किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री आपके पास हो, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया हो। ठीक है, तो ये पहली एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि ना कोई 12वीं पास इस एग्ज़ाम को दे सकता है, ना कोई 10वीं पास। इसके लिए आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना ही होगा। ठीक है, तो ये इसकी पहली एलिजिबिलिटी है। सेकेंड, आपकी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि आप इसे न तो 17 साल में दे सकते हैं न 18 साल में। आपकी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो? इस एग्ज़ाम को दे सकते हो, इस एग्ज़ाम के लिए आवेदन भर सकते हो। ठीक है, और नॉर्मल सी बात है, अगर हम स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन पूरी करेंगे तब तक हमारी उम्र 21 के समथिंग हो ही जाती है। ठीक है, तो सबसे पहली एलिजिबिलिटी, आप ग्रेजुएट होने चाहिए, आपकी उम्र जो है, आपकी जो एज है वो 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, अगर बात करें अंतिम आयु सीमा की, यानी कि कब तक आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, तो वह 35 से 40 है। यहाँ 35 से 40 का मतलब ये है कि कुछ पोस्ट ऐसी है जिनमें वर्दी वाली होती है। ठीक है, तो उनके लिए 35 वर्ष है अंतिम आयु
अंतिम आयु सीमा, और जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए 40 वर्ष है। ठीक है, तो ये अंतिम आयु सीमा भी मैंने आपको बता दी है, 21 वर्ष आयु होनी चाहिए। साथ में स्नातक के अंतिम वर्ष में विद्यार्थी भी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात यह भी है कि अगर आपका 3rd ईयर चल रहा है ग्रेजुएशन का और आपकी उम्र 21 वर्ष हो चुकी है तो आप उस रनिंग 3rd ईयर में भी अप्लाइंग कर सकते हैं, क्योंकि जब तक एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाली होती है ओके, तब तक आपका रिज़ल्ट आपके हाथ में आ जाता है। इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से जो MPPSC के लिए कुछ ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, 2 मेन एलिजिबिलिटी है। ठीक है, आप ग्रेजुएट होने चाहिए और आपकी जो एज है वो 21 वर्ष होनी चाहिए। आई होप आपको समझ आया होगा MPPSC क्या है और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, और इससे हम SDM, नायब तहसीलदार, DC जैसे बड़े बड़े पदाधिकार हमें मिलते हैं, साथ में लेबर ऑफिसर और ये सारी चीज़ें, रजिस्टर और ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर मिलती है। अभी एग्ज़ाम इतनी अच्छी है और आपको इतने सारे पद देती है, तो अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, किस तरीके से एग्ज़ाम होती है, क्या एग्ज़ाम का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो देखते हैं MPPSC एग्ज़ाम का पैटर्न। ठीक है, देखो ये जो एग्ज़ाम है ये सिमिलरिटी UPSC जैसी है, यानी कि इसमें भी पहली स्टेज होती है प्री एग्ज़ामिनेशन यानी कि प्रारंभिक परीक्षा, दूसरी रहती है मेंस एग्ज़ामिनेशन यानी कि मुख्य परीक्षा, तीसरा रहता है इंटरव्यू जिसे हम कहते हैं साक्षात्कार या फिर कह सकते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट। ठीक है, तो MPPSC की जो एग्ज़ाम है वो 3 स्टेज में होती है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। ठीक है, अब बात करेंगे प्री की, तो देखो प्री में 2 पेपर होते हैं। सबसे पहला पेपर होता है सामान्य अध्ययन जनरल स्टडी, इसका सेकंड पेपर होता है सामान्य अभिरुचि परीक्षण यानी कि CSET का। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकेंड आता है मेंस। जब आपका प्री क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आपको देनी रहती है मेंस एग्ज़ाम, ओके, मेन एग्ज़ाम या मुख्य परीक्षा। तो इसमें कुल 6 पेपर होते हैं। सबसे पहला सामान्य अध्ययन पहला पेपर, सामान्य अध्ययन दूसरा पेपर, सामान्य अध्ययन तीसरा और साथ ही सामान्य अध्ययन चौथा पेपर। तो 4 पेपर जनरल स्टडीज़ के होते हैं, 5वां पेपर आपका सामान्य हिंदी से होता है और 6ठा पेपर यहाँ पर हिंदी निबंध लेखन। हिंदी निबंध लेखन का मतलब ये है कि ऐसे राइटिंग आएगी और वो सिर्फ आप हिंदी भाषा में ही लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से मेन एग्जामिनेशन में आपके कुल 6 पेपर आते हैं और इंटरव्यू जो कि पर्सनालिटी टेस्ट है, अगर आप मेंस क्लियर कर लेते हैं तो आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और इन तीनों स्टेज को क्लियर करने के बाद आप एक अधिकारी के तौर पर या फिर हम ये कह सकते हैं कि आप MPPSC क्लियर कर चुके होते हैं। उसके बाद कुछ ट्रेनिंग के बाद आपको एक अधिकारी का पद मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ हमने MPPSC के एग्ज़ाम पैटर्न को एकदम संक्षिप्त रूप में देखा, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। अब हम बात करेंगे थोड़ा डिटेल से कि प्री एग्ज़ामिनेशन में पेपर जो है उनका सिलेबस क्या है, ओके, वो कितने टाइम में होते हैं, कितने मार्क्स के हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, चलिए प्री का मैंने जैसा बताया 2 पेपर हैं, जनरल स्टडीज़ 1 एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट 2, ओके, फर्स्ट पेपर एंड सेकेंड पेपर। ठीक है, तो जो फर्स्ट एंड सेकेंड पेपर है ये दोनों के दोनों पेपर 200 मार्क्स के यानी कि 200 नंबर का ये आपके दोनों के दोनों पेपर आने वाले, टोटल 400 मार्क्स है। ठीक है, और इसके लिए आपको हर पेपर के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा, 2 घंटे का फर्स्ट पेपर के लिए भी और 2 घंटे का सेकेंड पेपर के लिए भी। ठीक है, उसके साथ मैं आपको बता दूं फर्स्ट पेपर के जो मार्क्स है उसी के बेस पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है, जो ये सेकेंड पेपर है ये बस क्वालिफाइंग रहेगा, इसे CSET कहते हैं। ठीक है, और जो आपका जनरल स्टडीज़ का फर्स्ट पेपर रहता है उसी के बेस पर आपकी जो मेरिट बनती है उसी के बेस पे फिर आपका मेंस में सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये प्री जो एग्ज़ामिनेशन है उसके 2 पेपर हैं। अब बात करते हैं थोड़ा डिटेल से इनके सिलेबस की। ठीक है, आप अगर जर्नलिस्ट स्टडीज़ को देखें तो इसमें भारत,
और मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य। यानी कि आप एक बात देखेंगे, एमपीपीएससी में पूरा का पूरा फोकस मध्य प्रदेश पे होता है। ज़्यादातर जो आपके क्वेश्चन बन के आते हैं प्री में, वो एमपी से ही बन के आते हैं, साथ ही करंट अफेयर से। ठीक है, तो भारत और मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य, ये यहाँ से पूछा जाएगा। मध्य प्रदेश और भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल भी है, प्री के पेपर में आपको देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश, भारत की संवैधानिक व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, इसके बारे में भी आपको जानना होगा। साथ ही विज्ञान और पर्यावरण से भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, एमपीपीएससी प्रशासनिक सेवा की एग्जाम में ऐसा नहीं है कि सारे ह्यूमैनिटीज़ यानी कि मानविकी के सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन आते हैं। साइंस एंड टेक्स, ओके, और अंतरिक्ष विज्ञान से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, यानी कि जो भी करंट में जो भी घटनाएं हो रही है उनसे, साथ ही सूचना एवं प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी और इन्फॉर्मेशन से भी आएगी। साथ में राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक संस्थाएं, यानी कि जितनी भी हमारी राष्ट्रीय लेवल पर और प्रदेश लेवल पर संस्था होती है, चुनाव आयोग, लोक सेवा आयोग, ये सारी भी, महिला आयोग, मानव अधिकार आयोग, तो ये सारी भी संवैधानिक और गैर संवैधानिक जितनी भी संस्थाएं हैं, ओके, इनसे आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस। तो ये था हमारा जनरल स्टडीज़ का फर्स्ट का सिलेबस। बिल्कुल संक्षिप्त में हमने देखा है। पूरा जो सिलेबस है उसकी पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप पूरे सिलेबस को पढ़ना। और भी मैं वीडियोस बनाऊंगी, जैसे कि मैं आपको बताऊंगी कि क्लास 12th के बाद आप किस तरीके से एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो उसमें हम सिलेबस को भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई फर्स्ट पेपर की, कि फर्स्ट पेपर क्या है, कितने मार्क्स का आता है, कितने घंटे में इसको देना रहता है, और इसका किस किस चीज़ों से इनके क्वेश्चंस बनकर आते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है सेकेंड पेपर, जो कि ये सी सेट, जो आप जिसमें तार्किक क्वेश्चन आएंगे, विश्लेषणात्मक क्षमता वाले क्वेश्चंस आएंगे, सामान्य जो आपकी मानसिक योग्यता है उस पर डिपेंड क्वेश्चन आएंगे, आधारभूत संख्या का ज्ञान यानी कि गणित के भी कुछ प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, और जो आपकी बोधगम्यता कौशल है उसके क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से ये आपका फर्स्ट पेपर का सिलेबस और ये सेकंड पेपर का सिलेबस हो गया है। बता दूं, सेकंड पेपर ओनली क्वालिफाइंग है, ठीक है, और इसी से आप फर्स्ट पेपर से आपकी मेरिट लिस्ट बनने वाली है। तो आई होप आपको प्री का क्लियर हो गया होगा। 2 टाइप पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज़ और सी सेट। जनरल स्टडीज़ भी 200 मार्क्स का है और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी 200 मार्क्स का है। दोनों के लिए आपको 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा, लेकिन जो फर्स्ट पेपर है जनरल स्टडीज़, उसी के बेस पर आपका क्या होगा, मेरिट लिस्ट बनेगी। अब जैसे ही आप प्राइमरी यानी कि कह सकते हैं प्री एग्जामिनेशन को क्लियर कर लेते हैं, तब पहुंच जाते हैं आप मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस एग्जामिनेशन में। अब इसमें मैंने आपको बताया था संक्षिप्त में कि इसमें 6 पेपर होते हैं, तो अब थोड़ा इसमें जानेंगे कि हर पेपर में कहाँ से प्रश्न आते हैं, किस विषय से संबंधित कौन सा पेपर है। ठीक है, तो पहला पेपर रहता है सामान्य अध्ययन 1 का, यानी कि GS 1, जिसमें प्रश्न जो आते हैं वो आपको इतिहास और भूगोल से दिखने को मिलेंगे, यानी हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी से क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में आते हैं। फर्स्ट पेपर के लिए आपको 300 मार्क्स का पेपर होता है और 3 घंटे आपको पेपर करने के लिए दिए जाते हैं। तो ये बात हुई फर्स्ट पेपर की। सेकेंड पेपर जो है सामान्य अध्ययन दूसरा प्रश्न पत्र, ओके, वो आता है राजनीति से, अर्थशास्त्र से और समाजशास्त्र से। ठीक है, उसके बाद इसके लिए भी वही टाइम रहेगा और वही अंक, 300 अंक का पूरा पेपर है और 3 घंटे आपको मिलेंगे। फर्स्ट पेपर इतिहास और भूगोल से आता है, सेकेंड पेपर राजनीति, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र से आता है। अब बढ़ते हैं थर्ड पेपर की तरफ। तो जो थर्ड पेपर है जिसे कहते हैं GS 3, ठीक है, वो रहता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, ओके, विज्ञान एवं तकनीकी का। ये जो पेपर है इसमें भी 300 मार्क्स के क्वेश्चन आपके लिए आते हैं, साथ ही 3 घंटे दिए जाते हैं। उसके बाद आता है जो पेपर GS 4, वो रहता है, उसके अंतर्गत आपको दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान एवं लोक प्रशासन से जुड़े क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, प्रश्नों के अंकों की संख्या घट जाती है, यानी कि 200 अंक ही यहाँ पर रहेंगे, टाइम वही रहेगा 3 घंटे। उसके बाद जो हमारा 5वां पेपर रहता है वो सामान्य हिंदी और व्याकरण का रहता है, और हिंदी एवं हिंदी की व्याकरण से संबंधित प्रश्न ही यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लेकिन ये पेपर
200 मार्क्स का हो जाता है और 3 घंटे आपको यहाँ पर भी मिलेंगे। उसके बाद हिंदी निबंध लेखन करके आखिरी यानी कि प्रश्न पत्र 6 आता है, जिसमें निबंध लेखन एवं प्रारूप लेखन होता है, जो कि ओनली 100 अंक का रहता है और 2 घंटे आपको दिए जाते हैं। तो इस तरीके से मुख्य परीक्षा में ये 6 पेपर होते हैं और इन 6 पेपर इन मुख्य विषयों से संबंधित होते हैं। ठीक है, कितना टाइम दिया जाता है और कितने अंक का है ये मैंने आपको बता दिया है, आप यहाँ से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब हमने समझ लिया प्री एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन। अब बात करते हैं इंटरव्यू की। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ये सारे पेपर मिलकर 1400 मार्क्स का आपका पूरा का पूरा पेपर बनता है। और यहाँ पे यह भी बता दूं कि मुख्य परीक्षा से ही आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होती है। ये जो प्री के मार्क्स है बस वो मेंस तक ही रहते हैं, उसके बाद जब लास्ट में आपकी जो आखिरी मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें आपके मेंस के मार्क्स प्लस आपके इंटरव्यू के मार्क्स को इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो आपने प्री क्लियर किया, फिर आपने मेंस क्लियर किया, अब बारी आती है इंटरव्यू की, यानी कि जिसे हम कहते हैं साक्षात्कार। तो ये नॉर्मल सी बात है, इसका मतलब है पर्सनैलिटी जो हमारी होती है उसको देखना कि आप किस तरीके से वर्क कर सकते हो, आप एक अधिकारी के जैसी आपकी पर्सनैलिटी है या नहीं। ठीक है, तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जिसके बारे में ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पर अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो साक्षात्कार का ऐसा कोई सिलेबस नहीं है, जो भी सिलेबस हमने प्री एंड मेंस में डिस्कस किया है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन और साथ में अपनी खुद की आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, टोटल जो यहाँ पर इंटरव्यू रहता है वो 175 अंक का होता है। तो इस तरीके से टोटल अंक हो जाते हैं 1575, क्योंकि 1400 अंक किसके रहते हैं, मेंस के रहते हैं। और इन दोनों अंकों को मिलाकर जो ये कुल 1575 अंक बनते हैं, इन्हीं के माध्यम से अंतिम मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। ठीक है, तो ये प्री, मेंस एंड इंटरव्यू तीनों के बारे में हमने समझ लिया। ठीक है, उसके बाद कुछ और चीज़ें जैसे कि सिलेबस, जो कि पूरा डिटेल से आपको समझना पड़ेगा, क्या है अंदर, कैसी कैसी चीज़ें लिखी हुई है, क्या क्या इसमें कंटेंट दिया है। तो सिलेबस की जो PDF है, ओके, PDF की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ जाकर ज़रूर चेकआउट करें। ठीक है, उसके साथ ही अब हमने ये समझ लिया कि MPPSC क्या है, कौन कौन दे सकता है। ठीक है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, कितने मार्क्स का है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, आयु सीमा क्या है, ये सब तो समझ लिया। लेकिन इस एग्ज़ामिनेशन को देने के बाद जब आपका प्री, आपका मेंस और आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, तो इससे आपको कौन कौन से पद मिलते हैं, चलिए एक बार उनको भी देख लेते हैं। MPPSC से कौन कौन से पद मिलते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उप समाहर्त यानी कि उप जिला मुख्य, जिसे DC कहते हैं, वो मिलता है। पुलिस उपाधीक्षक DSP आप बन सकते हैं। स्कूल विभाग में सहायक निर्देशक बन सकते हैं। जनसंख्या विभाग में सहायक निर्देशक बन सकते हैं। श्रम अधिकारी यानी कि लेबर ऑफिसर बन सकते हैं। जेल विभाग में आप जा सकते हैं। राजस्व विभाग में नायब तहसीलदार जो पद होता है वहाँ आप जा सकते हैं। वित्त विभाग में आप जा सकते हैं और सहायक श्रम अधिकारी में जा सकते हैं। तो ये MPPSC के पद है। ओके, तो अगर आप MPPSC की एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो आपको इन पदों पर चयनित होने का मौका मिलेगा। और ये पद काफ़ी प्रेस्टिजियस है, काफ़ी अच्छे हैं, इनकी लाइफस्टाइल काफ़ी अच्छे है, इनका वर्किंग प्रोसेस काफ़ी अच्छा है। तो आई होप आपको MPPSC के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी। एग्ज़ाम क्या है, कैसे होती है, कितने स्टेज में होती है, क्या क्या सिलेबस है। इसके अलावा जिन्होंने अब 12th अभी पास किए और वो MPPSC की प्रिपरेशन के बारे में सोच रहे हैं, तो वो 12th के बाद किस तरीके से MPPSC की प्रिपरेशन कर सकते हैं, इसके बारे में हमारा नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आने वाला है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक पहुंचा दीजिए, ताकि उन्हें भी MPPSC के बारे में सारी बेसिक नॉलेज मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।